छतरपुर की घटना में सिटी कोतवाली पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में फैली आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को लेकर सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसना जरूरी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि कानून के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हो। जो उल्लंघन करेगा अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सकती है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे कोई और हो, कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। ये उनको ध्यान रखना चाहिए और याद रखें इस बात को, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानूनन काम होता है और कानूनन ही काम होगा। इसलिए ऐसे लोगों के दबाव डालने से कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों ने अगर किसी प्रकार से कानून को हाथ में लिया। हालांकि इस कार्रवाई ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या यह बुलडोजर संस्कृति कुछ विशेष समुदायों को निशाना बना रही है। इसके पहले भी राज्य में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अन्य धर्मों के लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन छतरपुर की घटना के बाद कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने इसे लेकर कड़ा विरोध किया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां भी हटाने का मौका नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है। और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए, जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नीति का हिस्सा बताया। मध्य प्रदेश में बुलडोजर संस्कृति पर उठ रहे सवालों के बीच राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कांग्रेस इसे धार्मिक भेदभाव का प्रतीक मान रही है, जबकि बीजेपी इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देख रही है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा आगे क्या मोड़ लेता है और इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। GS ठाकुर, TV 24, भोपाल। तो सीएम और बुलडोजर, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी जी जुड़े। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी इस चर्चा का हिस्सा। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, जिस तरह से कार्रवाई हुई और उसके बाद जैसे कि प्रतिक्रिया सामने आई, जो थाने में घटनाक्रम हुआ, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? सरकार लगातार कहती है कि हम जब भी कार्रवाई करते हैं तो धर्म समुदाय नहीं देखते, फिर विपक्ष के ऐसे आरोप क्यों बार बार लगते हैं? देखिए, 10 दिन जो घटना हुई जी, घटना के सारे तथ्यों पर यदि हम जाएं और जो मीडिया ने भी दिखाया, जो स्पष्ट रूप से जिसका वीडियोग्राफ है, बाकायदे जो लाइव भी चला, विभिन्न लोगों ने अपने अपने फेसबुक आईडी से भी चलाया, कई जगह पे चैनल्स ने भी लाइव चलाए, तो आप देखेंगे कि उस घटना चक्र के अंदर जहां पर वह कोतवाली छतरपुर में स्थित है, वो बीच बाजार में स्थित है और वहां पर एक बड़ा मार्केट है जहां पर बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं और आम लोग वहां पर व्यापार के लिए आते और जाते हैं और जगह भी बहुत कम है। पर ऐसी जगह पर जहां पर एक भी पत्थर कहीं पड़ा नहीं होता है, वहां पर पत्थर इतनी सारी संख्या में आ गए
इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से यह तय था कि हम कोतवाली तक जाएंगे, कोतवाली में पथराव करेंगे और इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया, ये उनका आक्रामक रूप था। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी समाज का हो, यदि प्रशासन के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करता है, इस प्रकार से काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की सरकार ने वही काम किया है जो मध्य प्रदेश के अंदर होना चाहिए था। अपराधियों को कानून के डंडे का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए। तो आज अगर प्रशासन कोई काम कर रहा है तो कानून की सीमा के अंदर कर रहा है, और जहां बात उठ रही है अतिक्रमण को तोड़ने की, तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण पाया गया, उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकायदे उसे सूचना भी दी गई कि आपका मकान गिराया जाएगा, उसके बाद में ये कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अपराधियों को भी चेताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि अपराध करोगे तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, आपको संहार करने में, आपके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल, और अपराधियों की चेतावनी देते हुए जैसे कि तमाम बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया। लेकिन रमाकांत जी, इन बयानों को किस तरह से आम आदमी पार्टी देखती है और जो कार्रवाई हुई उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो भी कार्यवाही होनी चाहिए, निश्चित तौर पे अगर कोई अपराध करता है तो कानून में, संविधान में उस अपराध की जो सजा हो उसको न्यायालय से मिलनी चाहिए। यहां तो ऐसा चल रहा है, तालिबानी शासन चल रहा है, जो मर्जी आए, जिसका मर्जी आए उसका घर गिरा दो। अरे घर गिराना कहां से न्याय हो रहा है? देश के अंदर कानून का राज है तो कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए। आप बतलाइए, लेकिन यहाँ पर सजा भी अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार से होती है। अगर वही भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसको सजा की बजाय संरक्षण दिया जाता है। आप तमाम उदाहरण देख लीजिए, चाहे निवाड़ी में हो, भाजपा के मंडल अध्यक्ष था, भाजपा का नेता, बलात्कार के मामले में बैतूल में हो, अलीराजपुर जोबट में हो, दतिया में हो, विदिशा में हो, बच्ची आत्महत्या कर लेती है, न्याय नहीं मिलता तो उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। मान सिंह पटेल इतने दिन से गायब है, मंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कार्यवाही हुई? क्यों इनके घर पे बुलडोजर नहीं चला? अगर इनका न्याय का पैमाना केवल बुलडोजर है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी बुलडोजर चले, इनके घरों पे भी बुलडोजर चले। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी बोल रहे थे कि कार्यवाही होगी, बिल्कुल कार्यवाही। अरे कार्यवाही करें ना, न्यायालय है ना, आप न्यायालय में पेश करिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपका कि आप बुलडोजर लेकर के और उनका घर गिराने का काम कर रहे हैं? किसी का भी हो, मैं कहता हूं किसी का भी हो। लेकिन फिर मैं वही चीज दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता महिलाओं के साथ दुराचार के मामले में पकड़े जाते हैं, उनका घर नहीं गिराया जाता है, उनको संरक्षण देने का काम किया जाता है। तो तालिबानी शासन बंद करना चाहिए। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, दोनों पक्षों को आपने सुना है और सरकार लगातार ये कह रही है कि जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है वो एक दायरे में हुई है। विपक्ष का लगातार यह आरोप है कि दायरे को बढ़ाकर कार्रवाई की गई है। जब अपने नेता होते हैं तो सजा की जगह संरक्षण दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से आप देखते हैं? क्या जो कार्रवाई हुई वो काफी थी? क्या दायरा तोड़कर कार्रवाई की गई है? जी, माफ कीजिए भूपेंद्र जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। एक बार आप माइक जरूर अनम्यूट कर लें। जी भूपेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। स्काइप से आप अनम्यूट कर लीजिए यदि म्यूट हो। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही भूपेंद्र जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? ईयरफोन निकालकर एक बार कोशिश कीजिए। भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? सुन पा रहा हूं। जी, अब आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी, आपकी बात रखें। देखिए, इस प्रकरण को अगर देखा जाए तो देखिए, राजनीति बड़ी फास्ट हो गई है और तुरंत कार्रवाई, जनता भी तुरंत कार्रवाई चाहती है। हम इसके राजनीति परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जिस व्यक्ति ने ये कार्रवाई की है और जो व्यक्ति ज्ञापन देने गया था, वो 21 अगस्त की बात है।
तो वो एक शाम को 5 बजे जाते हैं और एक सामूहिक रूप में जाते हैं, और फिर उसके बाद हमको इस प्रकरण में उस घटना को जरूर देखना होगा कि वहां का जो थानेदार है कुजूर जी, उसको एक गंभीर चोट लगती है और एक चाकू से वार किया जाता है, डॉक्टर उसके बारे में कहता है। अब आप देखिए कि वो व्यक्ति जो 700 लोगों का समूह जो थाने में घेराव करता है, पथराव करता है और वहां के कानून व्यवस्था को और इस तरह से जो कि संवैधानिक और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको मानता नहीं, और ये घटना अगर किसी व्यक्ति ने कही है तो ज्ञापन देना जरूरी है, वो माना जाता है, लेकिन ज्ञापन देने का तरीका क्या है? फिर उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है और विभिन्न पदों पर रह चुका है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इस तरह से जो लोग कानून में लेते हैं, तो अगर ये कार्रवाई की जाती है तो अगर, क्योंकि अगर मनोबल टूटेगा पुलिस का, तो देखिए उस पुलिस का मनोबल राजनीति से नहीं जोड़ पाएगा। अगर वहां पे अभी आईसीयू में भर्ती है वहां का जो टीआई है, और उस गतिविधि को अगर आप देखें तो अगर तुरंत अगर कार्रवाई कोई नहीं की जाती है, तो अब कार्रवाई का मापदंड क्या होना चाहिए वो विषय अलग हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि अगर ये कार्रवाई न की जाए तो ये गलत है। अब कार्रवाई किस तरह से, किस रूप में, और सरकार को निष्पक्ष रूप से हर वारदात पे, चाहे वो अपने लोग हो चाहे वो दूसरे लोग हो, उन पे निष्पक्षता रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि ये बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका लोकसभा क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई और भी प्रभावशाली हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे अगर अपने दृष्टिकोण से देखूं, एक पत्रकार या एक विश्लेषण के रूप से, तो निश्चित रूप से एक थाने को घेराव करके और पथराव करना, वहां के टीआई को एक नुकीलीदार और से घायल करना, ये एक जघन्य अपराध है, और इस जघन्य अपराध का एक संदेश दूर तक जाना चाहिए। दूसरी बात, इन घटनाओं को हम लगातार बुलडोजर की पद्धति को देखते आ रहे हैं, तो क्या सामने वाला जो भी इस तरह की कार्रवाई करता है और इस तरह की घटना को अंजाम देता है, क्या वो ये नहीं जानता कि हमने अपने रसूल से ये बिना फरमाइश से ये बिल्डिंग बना रखी है? मैं तो इस घटनाओं को, हजारों घटनाओं को देख चुका हूँ, इनको ऑब्जर्व कर चुका हूँ, लेकिन जब प्रशासन इस चीज में जुड़ता है और उनके प्रमाइसेस को देखता है कि इनके लीगल रूप से इनने परमिशन नहीं ली और इस तरह से इनने बनाए, तो ये दोनों पक्षों को देखना चाहिए। इस तरह से ये कैसे बन जाती है पहले नंबर बिल्डिंग, और दूसरे ये लोग इस तरह को फिर राजनीतिक रूप क्यों देते हैं? अगर कोई चीज गैर कानूनी बनी हो, चाहे वो रामलाल की बनी हो, चाहे रहीम की बनी हो, किसी की भी बनी हो, लेकिन अगर उसको कार्रवाई शुरू में कर दी जाए तो वो इस तरह से अंजाम नहीं दिया जाता। एक बस यहाँ पे सरकार का सिर्फ एक पहलू बस वीकनेस पाया जाता है कि सरकार जब कार्रवाई करे किसी भी पक्ष पे तो वो निष्पक्ष भाव से करे। फिर अगर वो कानूनी स्थिति क्या सिर्फ एक विपक्ष के हिसाब से ही कानूनी स्थिति तय करने के लिए है कि अपितु अगर वो कानूनी स्थिति चाहे वो उसके पार्टी का समर्थक हो और चाहे किस तरह से हो, आज ये भारत की एक संस्कृति बन गई है, क्योंकि राजनीति में एक सत्ता को अगर शुद्धिकरण करना है, अपने सत्ता को अगर मजबूती रूप से एक अगर अपने लीग को संदेश देना है, तो निश्चित रूप से सत्ता में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से माहौल तैयार हो गए हैं, चाहे हम चाहे उत्तर प्रदेश के देखें, चाहे वो असम के देखें और चाहे अन्य राज्यों के देखें, तो उसी पे मोहन सरकार चल रही है। अब इसका विश्लेषण जरूर होता है, तो कुछ लोग उसका समर्थन भी करते हैं और कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन राजनीति एक कैलकुलेशन का गणित है, और उस कैलकुलेशन से ये देखा जाता है कि जो लोग तुरंत कार्रवाई को सही मानते हैं, इसलिए इस कार्रवाई के लोग वाग उनके ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं और उसको पेशा देते हैं। लेकिन मेरा फिर से यही कहना है कि राजनीति में जो भी कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो, चाहे वो अपना दल का हो चाहे वो किसी दूसरे दल का हो, लेकिन अगर वो किसी भी कानून को तोड़ रहा है और उस कानून को तोड़ने के लिए सारे लोगों को निष्पक्ष रूप से भावना के रूप में कार्य करना चाहिए। आशीष जी, क्या ये जो कार्रवाइयां होती है इनमें निष्पक्षता नहीं देखी जाती? पत्रकार भी इसी बात को क्योंकि उठा रहे और विपक्ष ने भी यही आरोप लगाए हैं। और दूसरी बात ये भी है यहाँ पर आशीष जी कि जब कार्रवाई होती है तो पहले जब एंक्रोचमेंट होता है तब भी प्रशासन को इसकी खबर होनी चाहिए। होता यह आशीष जी कि जब एंक्रोचमेंट हो गया, आरोपी के खिलाफ कोई मामला पंजीबद्ध हो गया, तब जाकर बुलडोजर चलता है, तब आपको नहीं लगता कि सियासीकरण कुछ ज्यादा हो जाता है इस तरह के मसलों का? देखिए, इस घटना में और अन्य घटनाओं में थोड़ा सा अंतर देखना पड़ेगा हमें जी। आज इस घटना में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हमला होता है और एक बहुत बड़ी भीड़ को जोड़ा जाता है, और इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए केवल एक समुदाय विशेष के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। हो सकता था उस मुद्दे को लेकर यदि कुछ और लोगों को आपत्ति होती तो अन्य
गैर समुदाय के लोग भी उसमें शामिल होते, परंतु एक समुदाय विशेष के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और राजनीति की जाती है। और राजनीति करने के बाद में इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है, ये वास्तव में सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था कि यह मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से अराजकता है और एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, परंतु प्रशासन ने सख्ती का प्रदर्शन किया। और जहां तक प्रश्न उठ रहा है कि हम भेदभाव करते हैं, तो आपको याद होगा सीधी में एक घटना हुई थी और उस घटना को लेकर विभिन्न प्रकार की बातें मीडिया में भी चली थी और ये भी कहा गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपराधी अपराधी है और उसके घर पर भी बुलडोजर चला था और कार्रवाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपराध मुक्त मध्य प्रदेश चाहती है और देश चाहती है, तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाइयां होंगी और कड़ी कार्रवाई का परिणाम होता है। आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी कड़ी कार्रवाइयां हुई हैं तो आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भाव आ गया है कि यदि हम अपराध करेंगे, हम गलतियां करेंगे तो सरकार छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जी, जवाब दीजिए रमाकांत जी कि समुदाय विशेष को इकट्ठा किया गया, राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल फिर से एक ही बात कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कोई कृत्य करते हैं तो उनको बचाने का किस प्रकार से काम होता है, मैं आशीष जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन्होंने सीधी की घटना का उदाहरण दिया, सीधी में इनके जो नेता थे उनके साथ जैसे ही कार्यवाही हुई है, बिल्कुल मैं दरकिनार करता हूँ। किस घर को तोड़ा गया है? अरे जिस घर को तोड़ के बनाने की प्रक्रिया वो लोग पहले से कर रहे थे, उसी घर को इन्होंने तोड़ के उसका काम आसान करने का काम किया है। क्या बात करेंगे ये लोग? आजकल मैं बतलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खून के बदले खून वाली पिक्चरें ज्यादा देखते हैं। ये लोग गंगा जल की पिक्चर में जो गुंडे थे उनसे ज्यादा प्रभावित हैं कि कुछ भी अपराध हो उनकी आंख नोच लो। यही काम ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर कर रही है। अपने लोगों को तो संरक्षण देते हैं और अगर कहीं कोई कुछ करता है तो न्यायालय की प्रक्रिया का कोई इंतजार नहीं होता है और उसका घर तोड़ने का काम करते हैं। उसके बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिनके स्कूल जाना चाहिए, उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक आखिरी बात कि अगर कार्यवाही की इतनी बात करते हैं तो आपको याद होगा नारायण यादव का आपने नाम सुना होगा। वो जैन के एक बड़े व्यापारी हैं और मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री के भाई है वो। उनकी एक अवैध खदान में एक छोटा बच्चा डूब के मर गया था। अवैध खदान कह रहा हूं मैं, वो डूब के मर गया था। क्या नारायण यादव जी का मकान तोड़ा गया? इस पर जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जवाब दीजिए आशीष जी। अभी भी संरक्षण की बात कह रहा है विपक्ष जी। अभी मैं आपकी बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। केवल आधारहीन बात कहने से किसी घटना को किसी से जोड़ने से पहले उसके तथ्य सामने होना चाहिए और यदि अपराध हुआ है तो उस अपराध के बारे में तथ्य इकट्ठे होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई और प्रक्रिया के अंतर्गत काम होता है। और जहां पर आप एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ रहे हैं तो छतरपुर की घटना को एक सामान्य अन्य घटनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता। छतरपुर की घटना को किसी अन्य हत्या की घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। छतरपुर की घटना को किसी बलात्कारी की घटना से नहीं जोड़ा सकता, क्योंकि वो एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है। और आज जो छतरपुर में घटना हुई वो घटना ये साबित करती है कि देश के अंदर आज भी आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हैं, देश के अंदर इस जाति के नाम पर तोड़ने वाले लोग हैं और देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इस देश के अंदर हमेशा चाहते हैं कि दो समुदाय के लोग हमेशा लड़ते रहें। ये जो घटना चक्र हुआ है, घटना चक्र प्रमाणित करता है कि योजनाबद्ध तरीके से काम होता है। तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और कार्रवाई हुई और आगे भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। और जहां तक अवैध निर्माण की बात है, यदि अवैध निर्माण किसी भी व्यक्ति का होगा, अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां होंगी और कार्रवाइयां होती रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दुर्व्यवहार नहीं होता, एक व्यवहार होता है, वो कानून का व्यवहार है। यदि कानून के दायरे में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि दायरे में ही कार्रवाई हुई और जो होना था वो किया भी गया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि तानाशाही रवैया था। कांग्रेस भी लगातार यही बयान दे रही है, लेकिन अब ये मुद्दा कहां तक आपको जाता हुआ दिख रहा है और क्या इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है यहां पर? देखिए, जनता अपराधियों की क्वांटिटी कितनी है
लगभग 1% और 99% जनता ये चाहती है कि अपराध से हम लोग निजात पाएं, और वो कब्जा किस तरह से किए हैं वो पूरे समाज पे किए हैं। तो ये कल्चर निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है बहुत लंबी है, लोग बरी हो जाते हैं, लोग दबाव बना लेते हैं। तो ये प्रक्रिया से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति आई और इसमें लोगों ने बड़ा इसको एप्रिशिएट भी किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देख लें, और इसी तारतम्य में उसी को मॉडल बना के मध्य प्रदेश में, और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को तुरंत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि माहौल को मेंटेन करते हुए और कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है और उस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि सारे समुदायों को लेकर और उसको अपने माहौल भी कंट्रोल रहे और उस तरह से कार्रवाइयां हो, क्योंकि अगर अपराधियों पे नकेल नहीं कसी जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि सरकार चलाना भी दूभर हो जाता है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो लोग अपनी पैरेलल सरकार चलाने लगते हैं और क्षेत्रवाद या अपने स्तर पे इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं जिससे मुक्त पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने इसके बहुत से उदाहरण देखे हैं। आप अगर देखें तो हमने उत्तर प्रदेश में खुद ही रिपोर्टिंग की है और उसको मैंने खुद बारीक से देखा है कि उन लोगों की जब सरकार आ जाती है तो उनकी पैरेलल सरकार चलती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, और उस तरह से जनता उनसे तुष्ट हो जाती है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जनता इस चीज को काफी कुछ तक ये कार्रवाई को मानती है और ये कहती भी है कि ये कार्रवाई जनता, क्योंकि राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए साफ काम करती है, अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करती है, तो निश्चित रूप से वो भी इसका फीडबैक लेती है और उसके अनुरूप काम करती है। लेकिन विपक्ष का भी काम है कि अपने हिसाब से उन पार्टियों को राष्ट्र के हित के देखते हुए उन सब चीजों को साथ में लेना चाहिए कि ये नहीं कि हम सिर्फ अगर गलत भी है तो उसका हमको विरोध करना है और किस तरह से विरोध करना है ये भी देखना चाहिए कि राष्ट्रीयता, क्योंकि राष्ट्र और यहाँ की शांति बहुत आवश्यक है। दोनों की जिम्मेदारी है। आज वो विपक्ष में है तो कल वो सत्ता में आएंगे और जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में आएंगे, क्योंकि चिरस्थायी तो रहती नहीं है सत्ता। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम भी सत्ता में भी देखें तो सत्ता में भी ऐसे ही लोग आ गए हैं जो कि इस तरह से अपराध करते हैं, कभी कुछ करते हैं और फिर जाके एमएलए बन जाते हैं और फिर मंत्री बन जाते हैं और भी राजनीति का फायदा उठाते हैं। तो ये सारी लोगों की जिम्मेदारी है, एक आम नागरिक की भी है और एक मीडिया कंपोनेंट की भी है और राजनीतिक लोगों की भी है। लेकिन तुरंत कार्रवाई जनता चाहती है और इसका फायदा भी राजनीतिक पार्टियों को। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि अब आने वाले समय में जो अपराध है उस पर लगाम लग सके और एक नजीर कार्रवाई हो। लेकिन बात वही है कि कार्रवाई हो तो समान रूप से हो, इसमें किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।